इस वक्त जसपाल होटल के एक ऐसे कमरे में था जहां से साले समुद्र साफ दिखाई दे रहा था। वो किसी और जोड़े का कमरा था जो इस वक्त बेहोशी की हालत में बेड के नीचे पड़े हुए थे। वो इस कमरे की खिड़की में खड़ा दूरबीन से रमेश पांडे और उसकी फैमिली को देख रहा था। रोनीत कंवर उसके पास खड़ी थी। सिंधु, अभिजीत और फर्नांडिस के लोग साले समुद्र पर उसी के करीब ही थे। तभी जसपाल ने रमेश पांडे को रोही की मदद से कॉल मिलाई, जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं होता था। रमेश ने हैरत से बजते हुए फोन की स्क्रीन को देखा, फिर कान से लगाकर हेलो कहा। स्पीकर ऑन था। जसपाल ने फोन रोनीत कंवर को थमाते हुए कहा, रमेश पांडे, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। सिर्फ चंद सवाल का जवाब नहीं, तस्दीक चाहता हूं। रमेश समझदार बंदा था। उसने फौरी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि तहम्मुल से बोला, तुम कौन हो? क्या ये नहीं जानते कि मुझे धमकी देने का मतलब क्या होता है? इस पर जसपाल ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि साइलेंसर लगी गन को सीधा किया। टेलीस्कोप से उसके बेटे के हाथ में पकड़े हुए बड़े से रंगीन बॉल का निशाना लिया और फायर कर दिया। कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी, लेकिन वहां साहिल पर एकदम से उनके दरमियान खौफ फैल गया। उसके गार्ड इधर उधर देखते हुए एकदम से अलर्ट हो गए। तभी जसपाल ने सर्द लहजे में कहा, मेरी बात का जवाब ना देने का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम सबको यही मार सकता हूं। अब भी समझ में नहीं आया तो बताओ, किसका निशाना लूं? इसकी क्या गारंटी है कि तू जवाब लेने के बाद हमें कुछ कहेगा नहीं? उसे बड़े तहम्मुल से कहा। तुम गारंटी मांगने की पोजीशन में नहीं हो। तमाशा बनना चाहते हो तो बोलो, तेरे गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा गोलियां हैं। बोलो, क्या कहते हो? जसपाल ने लापरवाह लहजे में कहा। पूछो, क्या पूछते हो? उसने सिक्योरिटी वालों का हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, प्रेमनाथ तुम्हारा गैंग चला रहा है या किसी दूसरे का? जसपाल ने पूछा। ओ, तो ये तुम हो? उसने बात समझते हुए कहा, फिर बोला, वो किसी दूसरे का गैंग चला रहा है, तुम्हारा इसमें क्या किरदार है? जसपाल ने पूछा। अपना मुफाद लेकर उन्हें खेलने का मौका दे रहा हूं। वो जो खेल खेल रही हैं उसे देख रहा हूं। उसने सुकून से गोल मोल जवाब दिया। उस दूसरे बंदे के बारे में बताओ, कौन है वो? जसपाल ने पूछा। मेरी उससे सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूं वो किसी आलमी गैंग का एक हिस्सा है। रमेश बोला। इस दौरान एक सिक्योरिटी वाला वहां से हटने की कोशिश में पीछे हटा और उनसे अलग होकर जेब से फोन निकाला ही था कि जसपाल ने उस पर फायर कर दिया। वो घूम कर साहिल पर जा पड़ा। ये बाकी लोगों के लिए काफी है ना? जसपाल ने कहा। उस वक्त रमेश पांडे के चेहरे पर तशवीश लहराई। उसने अपने लोगों को मारवाड़ी जुबान में कुछ कहा तो जसपाल बोला, वक्त कम है रमेश, उसका राब्ता नंबर बता दो। अभी देता हूं, उसने कहा और फोन से नंबर देखा और फिर बता दिया। जसपाल को मालूम था कि ये नंबर नोट हो गया होगा। तभी उसने कहा, 1 मिनट यहीं रुको, मैं नंबर की तस्दीक कर लूं, अगर गलत हुआ तो। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। जसपाल ने देखा कि वो वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी। उसी लम्हे रोही से तस्दीक होगी कि ये नंबर चल रहा है और वो मुंबई का है। जसपाल ने गन वहीं रखी, फोन से रमेश का नंबर डिलीट किया। दोनों सुकून से बाहर निकल गए। जिस वक्त वो अपने कमरे में पहुंचे, उस वक्त तक होटल में भगदड़ नहीं मची थी। किसी ने उन पर शक नहीं किया। उनके पास कमरे में रखने को कुछ नहीं था। उनका सामान 2 घंटे पहले जा चुका था। कमरे से उन्होंने वो सामान लिया जिससे ये जाहिर हो कि वो साहिल पर सनबाथ लेने जा रहे हैं। उनकी गाड़ियां फर्नांडिस के एक गैराज में थी
जो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर था। जसपाल और रुनीत एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले यूं लाबी में आए जैसे वो एक दूसरे में गुम हो और अभी साहिल पर जाकर एक दूसरे में मजीद गुम हो जाएंगे। ये तो सच था कि वो होटल से गुम होने के लिए ही वहां से निकले थे। वो साहिल के एक खास मुकाम पर आ गए। तभी उन्हें इत्तला मिली कि रमेश उसकी फैमिली गार्ड समेत अभी तक वैसे ही खड़े हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। यही चंद मिनट उनके लिए बहुत अहम थे। अगर वो नंबर गलत होता तो वही रमेश को गोली मार दी जाती। इसके लिए सिंधु तैयार बैठा था। फिर उन्होंने फरार होकर अकेले अकेले मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचना था, लेकिन उसी वक्त रोही से कॉल आ गई। वो नंबर दुरुस्त था और उस शख्स के बारे में पता चल गया था। वो लोग फौरन वापस मुंबई पहुंच जाएं। गोया से निकलने के फौरन बाद उनके पास वक्त इंतहाई कम था। अगर वो गोवा में ज्यादा देर करते तो वो यहाँ फंस भी सकते थे। हर तरफ नाकाबंदी की इतलाहें आ रही थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने बिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। नया पैराग्राफ। उस वक्त सूरज नहीं निकला था जब मैं और बानीता कुंवर नाश्ते से फारिग हो गए थे। मैं रात भर नहीं सोया था। बड़े और छोटे ने जिस वक्त मुझे वहां से कॉल की रुदात सुनाई तो मुझे शक पुख्ता हो गया। गरबाज ने जिस बंदे का नंबर मिलाया था, अगरचे उसने होशियारी से डिलीट कर दिया था, लेकिन वो किसी जगह जाल में अटक गया। फिर उसी नंबर की मदद से चंद नंबर सामने आए जो बहुत तेजी से एक दूसरे को मिलाते गए। मेरा शक यकीन में बदलने लगा। जहां पर गरबाज है वहीं से जरूर कुछ न कुछ सामने आएगा। शाम होते ही मैंने जानी भाई से मिलने को कहा। उसने होटल आ जाने को कहा। मैं बानीता कंवर के साथ उसके होटल पहुंच गया, जिसमें मैं और जसपाल एक रात ठहरे थे। होटल की छत पर मेरी और उसकी मुलाकात हुई। उसे सारी बात की खबर थी। चूंकि उसे ये खबर नहीं थी कि ये नंबर कहीं ट्रेस हो गए होंगे, इसलिए उसने पूछा, बड़ू तुझे कैसन मालूम हुआ कि इस बिल्डिंग में वो साला आजाद होएगा? पता नहीं क्यों जानी भाई, मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि वहां कुछ न कुछ है। गरबाज ने बहुत तशद्दुद झेला, पर बात फिर भी ठीक नहीं की। मैंने उसे बताया, तो फिर उस साले गरबाज को वहां से उठा लेते हैं, क्या बोले तू? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, देख जानी भाई, हम दोनों के अलावा बाकी लोग रमेश पर हाथ डालने गए हैं। या तो वो मरेगा या सच बोलेगा। अगर उसने भी इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी बंदे की तस्दीक कर दी तो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। इस पर चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उठकर टहलने लगा। कुछ देर बाद बोला, तू इतना बड़ा रिस्क लेगा, मेरे दिमाग में नहीं था। चल तू कहता है वैसे ही करने का। कितना लोग चाहिए तुझे? ज्यादा रश नहीं चाहिए, 4-5 जो फाइटर हो और शूटर भी हो। मैंने कहा मिल जाएगा। उसने कहा तो मैंने सुकून का सांस लिया। फिर पुरतकल्लुफ डिनर के बाद वही होटल के एक कमरे में ठहर गए। कमरे में आते ही मैंने बानीता कुंवर से कहा, तुमने कोई बात नहीं की, खामोश रही। मेरे मतलब की कोई बात ही नहीं थी, और मुझे लगता है कि तू जितनी मेहनत कर रहा है वो फजूल जाएगी। उसे बेड पर फैलते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैंने पूछा, यार वो कोई बेवकूफ ही होगा जो तेरे इंतजार में वहां बैठा होगा कि तू जाए और उसे पकड़ ले। उसे तंजिया अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती है? मैंने पूछा, मान लिया कि वो लोग उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिन्हें तुमने पकड़ना है। तुम जजीरे से भागे, गरबाज पकड़ा गया। प्रेम नाज से 2-2 हाथ करके रमेश का पता पूछा। क्या ये बातें उन लोगों के लिए अलार्म नहीं है कि तुम किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकते हो? वो बोली, तुम ठीक कहती हो। रमेश ही तस्दीक करेगा कि वो कौन लोग होंगे। असल अलार्म तब होगा जब रमेश को कुछ होगा जिसके सर पर ये सारी गेम की जा रही है। प्रेम नाथ जैसे दूसरे मोहरे भी हो सकते हैं, फिर भी रिस्क है। तुम चाहो तो हम इस बिल्डिंग में जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता
کہ کوئی اہم آدمی وہاں سے ملے گا۔ اس نے ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے کہا تو میں نے نگاہیں پھیر لی۔ میں کھڑکی کے باہر جا کھڑا ہوا اور بانیتا کی باتوں پر سوچنے لگا۔ بانیتا سو گئی اور میں نے روحی سے مسلسل رابطہ رکھا۔ میری ساری توجہ ایک نمبر پر مرکوز ہوگی۔ وہ ایک نمبر تھا جس پر بہت زیادہ کالیں آ رہی تھی اور وہاں سے کی بھی جا رہی تھی۔ یہ وہی نمبر تھا جس پر گرباج نے کال کی تھی اور اس پر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانی بھائی کے بھیجے ہوئے لڑکے سورج نکلنے سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ ہم ناشتہ کر کے تیار ہوئے اور اس وقت لابی میں آگے جب سورج نے اپنی روشنی پھیلانے کے لیے سر اٹھایا۔ وہ ہمیں لابی میں ملے۔ وہ 6 لوگ تھے اور 2 4 ویل جیپوں میں آئے تھے۔ ہم 4 بیٹھ گئے اور آزاد نگر کی طرف چل پڑے۔ اس وقت ہم ویرا ڈیسائی روڈ کے اس بلڈنگ کے قریب تھے جس میں جسپال نے رمیش پانڈے کو گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ رمیش پانڈے نے جیسے ہی وہ نمبر جسپال کو بتایا، اسی وقت روحی سے اس نمبر کی مزید تصدیق ہو گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جس جگہ گرباج جا پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد مین روڈ سے ویرا ڈیسائی لنک روڈ سے ہوتے ہوئے ایک فیولنگ اسٹیشن کے پاس آن رکے۔ اس دوران میں تمام راستے میں انہیں سمجھاتا آیا تھا کہ یہ آپریشن انتہائی کم لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کیسے کرنا ہوگا اور اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ خاص آلات کے ساتھ ہم سب میں رابطہ تھا۔ ایک جگہ ہونے والی آواز دوسرے کو سنائی دی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے روڈ پر ہم اس بلڈنگ کے پاس پہنچ گئے۔ اتنی صبح روڈ پر اکا دکا لوگ ہی تھے۔ بلڈنگ کا چوکیدار میز پر سر رکھے پڑا تھا۔ ایک لڑکے نے اسے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، لڑکے نے زوردار گھونسا اس کے سر پر مارا۔ وہ اسی لمحے لڑک گیا۔ ہم 4 پہلے لفٹ میں داخل ہوئے، باقی سیڑھیوں سے اوپر چل پڑے۔ جیسے ہی 4تھی منزل تک پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا، سامنے 5 لوگ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک گرباج تھا، باقی 4 نے ہم پر گنیں تان لی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ساری گینگ کے سوتے پھوٹتے تھے۔ میں نے اب تک گرباج کو ایسے چہرے کے ساتھ دیکھا تھا جس پر مظلومیت ہوتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر حباست بھری طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی نفرت تھی۔ وہ چند لمحے میری جانب دیکھتا رہا، پھر بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں میرے سامنے آ جاؤ گے۔ میں چاہوں یہ 4 ابھی تیرے بدن میں اتنے سوراخ کر دیں کہ کوئی گن بھی نہ سکے، مگر میں تمہیں ایسے نہیں ماروں گا، لے چلو انہیں۔ آخری لفظ اس نے تحقیرانہ انداز میں کہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ان 4 نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ گن سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم جیسے ہی باہر آئے، کاریڈور میں 2 بندے بھاگتے ہوئے آگے۔ چند لمحے وہ صورتحال کا جائزہ لیتے رہے، پھر لمحہ بھر میں سب سمجھ کر ہماری تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ ہمیں نہتہ کر چکے تھے۔ نیا پیراگراف۔ گرباج کی پوری توجہ میری طرف تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں ہی میں نہیں بلکہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہوئی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں اور میرے ساتھی نہتے ہو چکے تھے۔ چند منٹ اگر تم لیٹ ہو جاتے تو شاید ہم کبھی نہ ملتے۔ خیر، یہ اچھا ہوا یا برا، تم لوگوں نے میری مہمان نوازی کی، اب ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، چلو۔ اس نے کاریڈور میں اس طرف جانے کا اشارہ کیا جدھر سے 2 بندے تیزی سے آئے تھے۔ میں ایک لفظ بولے بغیر ان کے ساتھ چل دیا۔ مجھے یہ پوری طرح احساس تھا کہ جب انہوں نے ہماری تلاشی لی تھی اس وقت ان کی توجہ اس آلے کی طرف نہیں گئی تھی جس سے ہم سبھی ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے۔ وہ گردن کے پیچھے تھا اور اس کا مہین سا مائک
हमारे कानों में लगा हुआ था। यही एहसास मुझे इत्मीनान दे रहा था कि यहाँ पर होने वाली बातें वनिता कुंवर के साथ उन साथियों ने भी सुन ली होंगी जो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आ रहे थे। वनिता कुंवर उनके साथ थी। उस समय सभी मोहतात हो गए। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो हमें लेते हुए बिल्कुल सामने वाले दरवाजे पर आन रुके। उन्होंने दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबे कद वाली लड़की खड़ी थी जिसने स्याह सूट पहना हुआ था। सफेद शर्ट पर हल्के नीले रंग की टाई थी और उसके बाल बंधे हुए थे। पहली ही नजर में वो बिजनेस वुमन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी नीली आंखों में सब वाकियत झलक रही थी। उसने हाथों से मेरे साथियों को वहीं रुकने और मुझे अंदर ले जाने का इशारा किया। मैंने कमरे में कदम रखा ही था कि पुश पर दरवाजा बंद हो गया। उस लड़की ने पिस्टल की नाल मुझ पर तान ली। चलो आगे बढ़ो, उसने अंग्रेजी में तहकमाना अंदाज में हकारत से कहा। वो ड्राइंग रूम था जिसके आगे एक स्टडी रूम था। वो मुझे वहां ले गई। सामने एक उधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था। उसकी नीली आंखें मुझ पर मरकूज थी। झुर्रियों भरे चेहरे पर किसी जज्बे का कोई एहसास तक नहीं था। उसने जो लिबास पहना हुआ था उससे ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं था कि वो यहूदी था। उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा, फिर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बहादुर हो लेकिन अपनी मुसलमान कौम की तरह बेवकूफ भी हो। इतनी बड़ी आफर तुम ठुकरा चुके हो। हम चाहते तुम यहूदी हो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, इसलिए तुम्हें गाली देने की जरूरत नहीं। तुम इब्लीस के सच्चे पैरोकार हो। उस आदमी के घटिया होने में कोई शक नहीं जो इंसानियत के मुकाम से गिरकर इब्लीसियत की दलदल में गिर जाए। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, जो मेरी बात सुनकर भी स्पॉट रहा। चंद लम्हे बाद बोला, तुम लोग वही करते हो जो हम चाहते हैं। इसी बड़े सगीर पर कितने अंग्रेज थे, तुम्हारे ही भाईबंद एक दूसरे को मारते रहे, और आज भी वही कुछ हो रहा है जो हम चाहते हैं। बोलो कामयाब कौन है, हम या तुम्हारी अहमक कौम? घटिया हम हुए या तुम? ये तो अपनी अपनी सोच है ना कि कौन किस चीज को कामयाबी समझता है। तुम इब्लीसियत को फैलाना चाहते हो और हम इंसानियत को उसका आला मुकाम देना चाहते हैं। सिर्फ मुझे तुम अपनी बात मनवा सकते नहीं ना? ये मेरी कामयाबी है, मैंने इंतहाई तन से कहा। इस पर वो जरा सा मुस्कुरा दिया, फिर हकारत भरे लहजे में बोला, तुम और तुम्हारी कामयाबी हमारी ग्रेट गेम में तेरे जैसे तिनके जरा सी भी हैसियत नहीं रखते। हमारी बिछाई हुई बसात पर तेरे जैसे मोहरे नहीं होते। वहां मोहरों को बसात तक लाने में ईंधन की तरह काम आते हैं। तेरी कामयाबी उस लड़की के पिस्टल की चंद रुपए वाली गोली में तहलील हो जाएगी, वो भी चंद लम्हों में। तो देर किस बात की है? मैंने कहा तो उसी लम्हे पिस्टल की नाल मेरे सर पर रख दी गई। बस 2 लम्हे, लेकिन हम ये बुलेट भी जाया नहीं करेंगे। अभी फोर्सेस के लोग यहाँ आ जाएंगे और वही सब कुछ तुम लोगों के साथ करेंगे। ये है कामयाबी। तुम भी अपने वतन से दूर हो और मैं भी। तुम एक दहशतगर्द बनकर यहाँ की जेलों में अजियतनाक जिंदगी गुजारोगे और मैं, मेरे एक इशारे पर मुंबई क्राइम ब्रांच, खुफिया एजेंसियां, IB और उन सब के लोग दौड़े चले आएंगे। भारतीय कानून टाटा तो क्या, तुम महाराष्ट्र का कानून मकोका ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसने तंजिया लहजे में कहा, देर मत करो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने कहा, मेरे साथ क्या होगा मैं ये भी जानता हूँ। भारतीय हुकूमत पर मेरा एहसान होगा। एक पाकिस्तानी दहशतगर्द और उसका नेटवर्क उनके हवाले कर रहा हूँ। रमेश पांडे मेरा एहसानमंद होगा। दुनिया को ये खबर ही नहीं होगी कि तुम मेरे ही लाए हुए काट के वो उल्लू हो जो हमारे इस नरमैन हाउस से नहीं बल्कि किसी सड़क से पकड़े गए हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
लेकिन कुछ लोगों की आंखें बंद नहीं है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। और मैंने कहना चाहा तो वो बोला, कोशिश करने में हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकोगे। देखो अहमक, यहाँ भारत में अपना असर रसूख बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की। सोडे की बोतलों से काम शुरू करके आज उन्हें असला फरोख्त कर रहे हैं, जो आखिरकार तेरे मुल्क पर चलाया जाना है। इतना सब कुछ चंद लोगों के जरिए नहीं होता, ऊपर से लेके नीचे तक गिरफ्त करना पड़ती है, और वो हमने कर ली। भारत अपने योम आजादी पर हमारे असले की नुमाइश कर रहा है। तुम्हें तुम्हारे मुल्क से उठाया और जजीरे तक ले गए। क्या ख्याल है, वो रडार में नहीं आया। अब समझ लो, हमारी तरफ से आंखें बंद है। तुम बातें ही करोगे या मुझे गोली भी मारोगे? इतनी तफसील बताकर मुझे मरोब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। मैंने हकारत से कहा, नहीं, तुम्हें अब भी एक चांस दे रहा हूं। सुनो, यही बड़े सगीर में राजे महाराजे, नवाब, जागीरदार और वडेरे है ना, उन्हीं में से तुम्हें भी एक बना दूंगा। ये मेरा यानी डेविड बैनर्स का वादा है। हमारे लिए काम करो, कुव्वत हम देंगे, ऐश तुम करना। उसे चमकती आंखों से कहा, तुम तो बड़े अहमक हो। मुझे जिंदा मैंने कहना चाहा तो वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए बोला, अपने सिवा अपने हर साथी को खुफिया एजेंसियों के हवाले करना होगा, वो भी जिन्होंने रमेश पांडे पर हमला किया है। सिर्फ तुम रहोगे, यानी एक रास्ता होगा तुम पर एतमाद करने का। बोलो, उसने तहकमाना लहजे में कहा। तो मैं एक लम्हे के लिए सोचने लगा। इस दौरान मैंने जायजा ले लिया कि उस लड़की के सिवा और कोई कमरे में नहीं था, लेकिन इस अपार्टमेंट और इस बिल्डिंग में तो हो सकते थे। पिस्टल मेरे सर पर लगा हुआ था। मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा, पहले ये पिस्टल हटाओ। मेरे कहने पर उसने इशारा किया और लड़की ने पिस्टल हटा लिया। तब मैंने कहा, देखो, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अपनी मनहूस शक्ल बनाकर इस हसीन लड़की को मेरे सामने बिठाओ ताकि मैं कुछ अच्छा सोच सकूं। ये कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उस लड़की के गालों को छुआ, जिस पर उस लड़की ने बुरा मनाते हुए मेरा हाथ झटक दिया। तुम कितना वक्त लोगे सोचने के लिए? डेविड ने पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस इस हसीना के इंतजार में हूँ। मेरा इतना कहते ही बाहर से मेरे कानों में मनमनाहट हुई कि जानी भाई अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है और बनीता कुंवर तैयार है। सीढ़ियों वाले लोग महफूज हैं, कहो तो दावा बोल दे। ऐसी बकवास मत करो, तुम नहीं जानते कि ये कौन है, उसे सख्ती से कहा। कोई भी हो, मेरे लिए तो एक खूबसूरत हसीना है। बस जरा सा वक्त दो, इस स्टडी रूम से बेडरूम तक का सफर तय करना है। ये कहते हुए मैंने इशारा दे दिया। इसके साथ ही मैंने अपना हाथ बढ़ाकर फिर से उसके गाल छुए, तो फिर उसने मेरा हाथ झटका, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बजाय उसे मेज पर फेंकने के उसका सहारा लेकर मैं उठा, एक टांग से कुर्सी को धक्का दिया और दूसरी टांग का पैर सीधा डेविड के मुंह पर मारा। एकदम से हलचल मच गई। मेरी सारी तवज्जो पिस्टल के लिए थी। तब तक वो लड़की मेरी बगल में घोंसा मार चुकी थी। मैंने पिस्टल पर हाथ मारा तो वो उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। तभी मैंने उसकी नाक पर पंच मारा, वो लड़खड़ाई। मैंने उसके पेट में घुटना मारा। डेविड पिस्टल की जानिब बढ़ा, मैं इससे पहले उस पर जा पड़ा। तभी उस लड़कियों ने मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर मारी। एक लम्हे के लिए मेरा बदन सुन्न हो गया। मैं पलटा तो एक और ठोकर मेरे सीने पर पड़ी। मेरे एक हाथ में पिस्टल था और दूसरे हाथ में मैंने उसकी टांग पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फितरी तौर पर उसने अपनी टांग खींची। तब मैंने जोर से धक्का दिया तो वो कोलों के भर जा गिरी। मैंने तेजी से उठना चाहा तो डेविड ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया।
तब तक वो लड़की किसी स्प्रिंग की मानद उठ खड़ी हुई। वो किसी माहिर रेसलर की तरह अपनी कोहनी मेरे सीने पर मारने के लिए मुझ पर हमलावर हुई। मैं हट गया तो उसकी कोहनी फर्श पर लगी। एक लम्हे के लिए वो वहीं साकत हो गई। बस मुझे इतना ही वक्त चाहिए था। मैंने पिस्टल की नाल उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका सा हुआ और उसके सर से गोली निकल गई। उसी लम्हे डेविड के हाथ ढीले पड़ गए। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर उठाया और उसी कुर्सी पर ले जाकर बैठा जहां वो पहले बैठा हुआ था और हकारत भरे लहजे में बात कर रहा था। इसमें 1.5 मिनट से भी कम वक्त लगा था कि तभी दरवाजा खुला और 2 कमांडो टाइप नौजवान तेजी से अंदर आ गए। मैंने पिस्टल डेविड के सर पर रख दिया तो वो जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने लम्हों में सूरत हाल का जायजा ले लिया था। मैं समझ गया था कि इस कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। वो हमें किसी जगह पर देखा जा रहा था। मैंने बाहर लोगों का सुनाने के लिए कहा, ये दोनों नौजवान जो यहाँ तुझे बचाने आ गए हैं नहीं बचा पाएंगे। इस कमरे में लगे कैमरे भी नहीं। मुझे पता है कि यहीं किसी कमरे में मुझे देखा जा रहा है, लेकिन अब तुझे मरना है। तुम मुझे मार भी दोगे तो जिंदा बचकर नहीं जा सकते हो। डेविड ने मुरझाए हुए लहजे में कहा, मुझे यहाँ से जिंदा जाना ही नहीं है। तुमने मुझ पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दे दी है। अब मेरे साथ बाहर चलोगे या यही मरना पसंद करोगे? मैंने सख्त से लहजे में पूछा। देखो, अब भी सोच लो, दौलत का एक ढेर तुम्हारा मुंतजिर है, ताकत ऐसी कि तुम। वो बोला तो मैंने उसे टोकते हुए कहा, तुम इब्लीसियत के लिए यहाँ हो और मैं इंसानियत के लिए। तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने यहाँ के लोगों बारे गलत अंदाजा लगा लिया है। अब रमेश पांडे समेत हर उस बंदे को पैगाम मिल जाएगा। चलो। मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ? हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो नेटवर्क यहाँ बना दिया है ना, तुम्हें उसकी हवा भी नहीं लग सकती। उसे गुस्से में कहा। और मैंने फैसला कर दिया, तुझे और तेरे नेटवर्क को मैंने ही तबाह करना है। मैंने सर्द लहजे में कहा। उसने हकारत से हंकारा भरा, फिर नफरत से बोला, तुम एक घटिया चूंटी से भी ज्यादा हैसियत नहीं रखते। ये ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन तेरे जैसे कमजोर लोग ये ख्वाब देखने की औकात भी नहीं रखते। मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन शाम होने से पहले तेरा खून किसी सड़क पर बह जाएगा। क्या तुझे याद नहीं, तुम्हें तिनके की तरह उठा लिया गया था। एक तिनका तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। अब चाहे मुझे मार दो, नीचे जाकर सड़क पर मारूंगा। उठाओ। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उठाना चाहा तो वो कमांडो नौजवान हरकत में आ गए। उन्होंने मुझे कवर किया हुआ था। मेरा हाथ डेविड के कांधे के ऊपर गर्दन के पास था। वो बिल्कुल मेरे सामने था। इन बातों के दौरान मैं पिस्टल को उस पोजीशन में ले आया था कि एक नौजवान के चेहरे का निशाना ले सकूं। जैसे ही उन्होंने हरकत की, मैंने फायर कर दिया। गोली उसके नाक और आंखों पर लगी थी। उसकी तेज चीख कमरे में गूंज गई। मैं नीचे बैठ गया। दूसरे नौजवान ने इस तजब्जुब में गोली न चलाई कि कहीं डेविड को न लग जाए। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस पर भी फायर झोंक दिया। वो तड़प कर दीवार के साथ जा लगा। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में तेज फायरिंग होने लगी। डेविड की आंखें दहशत से फैल गईं। वो हिज़्यानी अंदाज में बकवास करने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कौम से बदला लूंगा। एक के बदले 100 मरेंगे। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर दरवाजे में दे मारा। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो किसी मैकेनिज्म से बंद था। मैं उस दरवाजे पर फायरिंग करके गोलियां जाया नहीं करना चाहता था। मैंने डेविड को कॉलर से पकड़कर उठाया तो वो लरजते हुए लहजे में बोला, अगर तुम मुझे ना मारो तो मैं तुम्हें जाने का महफूज रास्ता दे सकता हूँ। बोलो। मैंने तेजी से कहा तो वो जेब से कार्ड निकालकर मुझे देते हुए बोला, इसे दरवाजे पर लगा दो।
میں نے کارڈ پکڑا اور اسے دروازے پر لگا دیا۔ دروازہ تو کھل گیا، لیکن سامنے کا منظر کسی میدان کارزار سے کم نہیں تھا۔ 3 لاشیں کاریڈور میں تھی۔ اسی لمحے وانیتا کنور ایک کمرے سے نکل کر باہر آئی اور مجھے دیکھ کر تیزی سے بولی، نکلو، پولیس آ رہی ہے۔ میں نے ایک نگاہ ڈیوڈ کو دیکھا اور آگے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں وانیتا کنور کے پاس پہنچا، اس نے پسٹل سیدھا کیا اور ڈیوڈ پر فائر کر دیا۔ میں نے دیکھا فائر اس کے چہرے پر لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔